आज की वीडियो में हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे लोग कि आखिर कार्बन प्रतिरोध क्या है। तो याद रखिएगा, उच्च मान के प्रतिरोध जिनको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों या विद्युत परिपथ में उपयोग किया जाता है कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। ऐसे कहिएगा कि विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उच्च मान का जो प्रतिरोध होता है उसे कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। यह कार्बन प्रतिरोध आकार में बहुत छोटा होता है। जैसे आप लोग देखिएगा रेडियो ट्रांजिस्टर में छोटा छोटा ऐसे कैप्सूल जैसा लगा रहता है, इसमें ऐसे पट्टी रहती है, वो कार्बन प्रतिरोध होता है, कार्बन रेसिस्टेंस होता है। तो अब आपको यहाँ बतलाया जा रहा है, देखिएगा कि विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उपयुक्त विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उपयुक्त उच्च मान के प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। कार्बन प्रतिरोध आकार में छोटा होता है। कार्बन प्रतिरोध का मान बॉन्ड संकेतन द्वारा निकाला जाता है। कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टी होती है। देखिएगा आपको बतला रहे हैं, ऐसे कार्बन प्रतिरोध, ऐसे मान लीजिए कि अगर ऐसे कार्बन प्रतिरोध सिरेमिक कांच, इस पर सिरेमिक कांच चाह आता है, ऐसे कार्बन प्रतिरोध, और कार्बन प्रतिरोध बेलनाकार ऐसे आकृति दे दिया गया है। कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगीन पट्टी होती है, जैसे ऐसे एक रंगीन पट्टी, दूसरी रंगीन पट्टी, तीसरी रंगीन पट्टी, चौथी रंगीन पट्टी। तो कार्बन प्रतिरोध में A, B, C, D कहिएगा कि कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगीन पट्टी A, B, C, D होती है। तो याद रखिएगा, तो कार्बन प्रतिरोध में ऐसे कलर 4 रंगीन पट्टी कलर में होगा, वो कलर लाल, बैगनी, पीला, हरा कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ कहिएगा कि कार्बन प्रतिरोध में 4 संकेंद्रीय रंगीन पट्टी होती है, जिसको हम A, B, C, D नाम से दिखाए हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि कार्बन प्रतिरोध में 4 या कम से कम 3 रंगीन पट्टी होती है। 4 रहेगा या कम से कम 3 रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। इसके बाद कार्बन प्रतिरोध देखिएगा, कार्बन प्रतिरोध में प्रथम दो पट्टी अर्थात A तथा V सार्थक अंक को बतलाता है। तो प्रथम 2 पट्टी कौन, A तथा V जो है, A तथा V सार्थक अंक को बतलाता है। किसको बतलाता है? सार्थक अंक को बतलाता है, अंक को बतलाता है। अब देखिएगा तीसरी जो पट्टी होती है, वह तीसरी पट्टी कौन है? यहाँ C है। यह दशमलव गुणांक को बतलाता है। किसको बतलाता है? दशमलव गुणांक को बतलाता है। और चौथी जो पट्टी है वह क्या है? आपको त्रुटि सीमा टॉलरेंस को बतलाता है। देखिएगा वही चीज़ हमने लिखा भी है ऊपर में। देखिएगा कार्बन प्रतिरोध में, ध्यान से, कार्बन प्रतिरोध में 4 संकेंद्रीय पट्टी होता है। हमने यहाँ 4 संकेंद्रीय पट्टी A, B, C, D माना। इसमें प्रथम 2 जो पट्टी होता है, कार्बन प्रतिरोध में 4 या कम से कम 3 संकेंद्रीय पट्टी होता है। कार्बन प्रतिरोध में प्रथम 2 पट्टी सार्थक अंक को बतलाता है। प्रथम 2 पट्टी कौन? A तथा B किसको बतलाया? सार्थक अंक को बतलाता है। और तीसरी जो पट्टी C है वह किसको बतलाता है? दशमलव गुणांक को बतलाता है। और चौथी पट्टी जो D है वह किसको बतलाता है? त्रुटि सीमा टॉलरेंस को बतलाता है। तो ध्यान से एक बार और सुन लीजिए कि कार्बन प्रतिरोध विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में उपयुक्त उच्च मान के प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। अब रहा कि कार्बन प्रतिरोध में 4 संकेंद्रीय पट्टी होती है या कम से कम 3 पट्टी होगी, 3 से कम नहीं होगी। इसमें प्रथम 2 जो पट्टी है A और B, तो प्रथम 2 जो पट्टी है वह सार्थक अंक को बतलाता है। तीसरी जो पट्टी C है वह दशमलव गुणांक को बतलाता है। और चौथी जो पट्टी D है वह त्रुटि सीमा को बतलाता है। याद रखिएगा। तो याद रखिए कार्बन प्रतिरोध में जो पट्टी होते हैं उसमें प्रथम 2 पट्टी को सार्थक अंक में खोजेंगे, तीसरी पट्टी को दशमलव गुणांक में खोजेंगे, जबकि चौथी पट्टी को हम त्रुटि सीमा में खोजेंगे।
देखिएगा कार्बन प्रतिरोध, तो कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में उपयुक्त है। ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में उपयुक्त एक युक्ति है जिसका नाम क्या है, कार्बन प्रतिरोध है। अब रहा कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टी होती हैं, 4 संकेंद्रीय पट्टी होती है, ए बी सी डी, या कम से कम 3 ए बी तथा सी तक होगा, डी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। तो अब रहा कि इसमें प्रथम 2 पट्टी जो होता है ए तथा बी, जिसे सार्थक अंकों में खोजा जाता है। किस में खोजेगा ए तथा बी को? सार्थक अंकों में। अब सार्थक अंक का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के होते हैं। ये प्रथम पट्टी 2 ए तथा बी में होते हैं। और तीसरी जो पट्टी होती है दशमलव गुणांक को बतलाता है। तीसरी तो कार्बन प्रतिरोध में प्रथम 2 पट्टी को किस में खोजेंगे हम? सार्थक अंक में। सार्थक अंक में मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के होते हैं। और क्या है इसके बाद तीसरी जो पट्टी है, तीसरी पट्टी को किस में खोजेंगे? तो दशमलव गुणांक में खोजेंगे। इसका मान 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, ऐसे 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 8, 10 के पावर 9 तक के होते हैं। अब रहा कि तो तीसरी पट्टी को हम किस में खोजेंगे? दशमलव गुणांक के सारणी बनाएंगे, उस सारणी में खोजेंगे, सर्च करेंगे। सार्थक अंक में क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो प्रथम 2 पट्टी को सार्थक अंक में खोजेंगे, तीसरी पट्टी को दशमलव गुणांक में खोजेंगे, तो 10 के पावर 0 से 10 के पावर 9 तक होते हैं। और चौथी पट्टी जो डी होती है उसको त्रुटि सीमा में खोजेंगे। तो त्रुटि सीमा में 2 होगा, या तो सोना होगा या चांदी होगा। सोना होगा तो सोना के लिए त्रुटि सीमा ±5%, चांदी होगा तो चांदी के लिए त्रुटि सीमा ±10%। यदि चौथी पट्टी 9 हो तो उस स्थिति में त्रुटि सीमा क्या होता है आपका? ±20%। तो याद रखिएगा कि चौथी पट्टी डी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 पट्टी कंपल्सरी होगा। अगर चौथी पट्टी होता है वो सोना का कलर का है तो उसके लिए त्रुटि सीमा क्या होगा आपका? ±5%। चांदी हो, चांदी को रुपाला कहा जाता है, सोना को सुनहरा कहा जाता है, के लिए क्या है? त्रुटि सीमा ±10%। यदि चौथी पट्टी 9 हो तो त्रुटि सीमा ±20%। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध में ए बी सी डी जो 4 पट्टियाँ होती है उसमें प्रथम 2 पट्टी को हम सार्थक अंक के मान में खोजेंगे, तीसरी पट्टी सी को हम दशमलव गुणांक के मान में खोजेंगे, इसमें खोजेंगे, और चौथी पट्टी डी को त्रुटि सीमा में खोजेंगे। यदि चौथी पट्टी में 2 कलर होंगे, सुनहला या रुपाला, यानी चांदी या सोना के कलर के होंगे। यदि चांदी होगा तो उसके लिए त्रुटि सीमा ±10%, सोना होगा तो त्रुटि सीमा ±5%। यदि चौथी पट्टी 9 हो तो उस स्थिति में क्या होगा आपका? त्रुटि सीमा ±20% होगा। देखिएगा, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतन कलर कोड के बारे में बताना है। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। अगर इस सारणी ख्याल रहेगा, ख्याल रखने के लिए ट्रिक ही बताया जाएगा कैसे याद रखेंगे। लेकिन इस सारणी को फिलहाल देखिए, अगर ये सारणी याद रहेगा तो आप आसानी से कार्बन प्रतिरोध के मान को देखकर, कलर देखकर बता सकते हैं कि इसका मान इतना होगा। तो अब देखिएगा, यहाँ देखा गया है वर्ण संकेतन कलर कोड में। कलर कोड में देखिएगा कि पहला कलर काला है, इस काला का सार्थक अंक 0 है, दूसरा भूरा है, उसका सार्थक अंक 1 है, लाल है, उसका सार्थक अंक 2 है, नारंगी का 3 है, सार्थक अंक है। तो देखिए, काला का सार्थक अंक 0, और काला का दशमलव गुणांक 10 के पावर 0, और काला का त्रुटि सीमा नहीं होता है, यहाँ तक काला से लेकर सफ़ेद तक का त्रुटि सीमा नहीं है। दूसरा भूरा ब्राउन है, ब्राउन 2 नंबर का कलर है, सार्थक अंक 1 है इसका कोड, और इस भूरा ब्राउन का 10 के पावर 1 दशमलव गुणांक में है। तीसरा लाल रेड है, रेड का सार्थक अंक में 2 है, और क्या है? दशमलव गुणांक में या 10 के पावर 3 है। उसी तरह पीला का क्या है? सार्थक अंक में मान 4 है,
और क्या है, इस पीला का दशमलव गुणांक में 10 के पावर 4 है। हरा का सार्थक अंक 5 है और दशमलव गुणांक में 10 के पावर 5 है। नीला का सार्थक अंक में मान 6 है, दशमलव गुणांक में 10 के पावर 6 है। बैंगनी का सार्थक अंक 7 है और दशमलव गुणांक 10 के पावर 7 है। स्लेटी या धूसर कहिए, स्लेटी या धूसर का सार्थक अंक 8 है, इसका दशमलव गुणांक 10 के पावर 8 है। सफ़ेद व्हाइट का क्या है, सार्थक अंक 9 है और इसका दशमलव गुणांक 10 के पावर 9 है। और इन सभी वर्णों का सफ़ेद से काला तक का त्रुटि सीमा नहीं है। इसके बाद सोना आया, सुनहरा, तो सुनहरा का सार्थक अंक नहीं है, चांदी का सार्थक अंक नहीं है। सोना सुनहरा क्या चौथी पट्टी होता है, तो चौथी पट्टी को हम त्रुटि सीमा में देखते हैं। तो त्रुटि सीमा में देते हैं ±5% और चांदी का ±10%। नो कलर यानी चौथी पट्टी न हो तो उस समय त्रुटि सीमा ±20% है। तो ±20% क्या है, त्रुटि सीमा है। अब देखिएगा, एक आपको क्वेश्चन इस पर बतला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन प्रतिरोध है, ऐसे सपोर्ट है, मान लीजिए कि ऐसे कोई कार्बन प्रतिरोध है, आपको कोई दे दिया, ऐसे एग्जाम में दिया भी है, ऐसे पट्टी दे दे। देखिएगा प्रथम 2 पट्टी ऐसे तीसरी पट्टी ई है, चौथी पट्टी थोड़ा डिस्टेंस पर होता है, ध्यान रखिएगा। 3 गो पट्टी सेम डिस्टेंस पर, जबकि चौथी पट्टी क्या है, तीनों से थोड़ा अधिक डिस्टेंस पर होता है। अगर कोई कह दे कि पीला है सपोर्ट डेट, ये क्या है, पीला है या लाल है सपोर्ट डेट, इसको लाल कोई कह दे, इसको कोई कह दे, आपको नीला कोई कह दे, इसको कोई कह दे पीला कह दे, ऐसे कलर हो, कह ना दे कलर हो, मान लीजिए लाल रंग से ही कलर हो, दूसरा कलर क्या हो, नीला रंग से हो, तीसरा कलर क्या है, पीला से, और चौथा क्या है, सुनहरा हो, माने सोना का। अब इसमें कार्बन प्रतिरोध का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। लाल, नीला, पीला, सुनहरा कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टी है, तो इसमें कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू निकाल देना है। तो अब देखिएगा, इसमें प्रथम 2 पट्टी कौन है, तो प्रथम 2 पट्टी लाल और नीला है, तो प्रथम 2 पट्टी ABCD ऐसा ही ना है। तो प्रथम 2 पट्टी को किस में खोजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 2 पट्टी ए तथा बी यानी लाल और नीला को किस में खोजिएगा, तो सार्थक अंक में बतलाया गया है कि प्रथम 2 पट्टी को हम सार्थक अंक में खोजेंगे। तो लाल नीला को सार्थक अंक में खोजेंगे, तो आर का मान निकालना है। तो लाल का सार्थक अंक में वैल्यू कितना है, देखिए 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। नीला का सार्थक अंक में वैल्यू कितना है, तो नीला का सार्थक अंक, प्रथम 2 पट्टी को सार्थक अंक के इसमें खोजेंगे, सार्थक अंक में। तो लाल का 2 है और नीला का 6 है, तो नीला की जगह 2, लाल का 2 है तो 2, नीला का 6 है तो 6। अब क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे यहाँ, इन लाल और नीला को सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक में खोजेंगे। प्रथम 2 पट्टी को किस में सर्च किए, सार्थक अंक में। तीसरी पट्टी सी जो पीला कलर का है, पीला कलर का है, तो इसको किस में खोजेंगे, दशमलव गुणांक में। तो पीला देखिए तो कहाँ है, पीला ही है, तो पीला का अभी सार्थक अंक में नहीं खोजेंगे, तीसरी पट्टी को सार्थक अंक में नहीं खोजेंगे, तीसरी पट्टी को दशमलव गुणांक में खोजेंगे। प्रथम 2 पट्टी को सार्थक अंक में खोजे, तो प्रथम 2 पट्टी में जैसे आपका लाल था, लाल सार्थक अंक 2, और क्या आया, नीला का सार्थक अंक में 6, तो लाल नीला का सार्थक अंक में खोजे 2, 6, 26 ऐसे। और दूसरा क्या है आपका, और तीसरा जो पट्टी है आपका पीला, तो पीला को दशमलव गुणांक में खोजेंगे। तो पीला कहाँ है आपका, तो पीला 4 है, इसको 10 के पावर 4 यहाँ लिखेंगे, 10 के पावर 4। अब बताइएगा गुणा में करके लिखेंगे, तीसरी पट्टी को जो लिखेंगे दशमलव गुणांक को गुणा करके 10 के पावर 4। उसके बाद त्रुटि सीमा की बात आती है, तो त्रुटि सीमा चौथी पट्टी को किस में सर्च करेंगे, त्रुटि सीमा, तो अभी आपको बनाए थे इसे। त्रुटि सीमा चौथी जो पट्टी होती है, त्रुटि सीमा क्या है, तो चौथी पट्टी सुनहरा है, तो सुनहरा का देखिएगा यहाँ, तो सुनहरा का क्या है, सुनहरा का त्रुटि सीमा ±5% ऐसे, ±5%। आप प्रतिरोध है तो ओम होगा, तो कहिएगा आप क्या कि इसका जो मान रहा लाल नीला पीला सुनहरा,
इसके रेसिस्टेंस का मान रहा 26×10⁴ ±5%। याद रखिएगा इसे। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप, आपको बतला रहे हैं हम यहाँ कि, तो एक और देख लीजिए, अगर कोई दे दे आपको ऐसे एक और पट्टी, कुछ भी कलर कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई दे दे यहाँ एक और देखिएगा, ऐसे कोई दे दे सपोर्टेड, मान लीजिए कि यहाँ कोई यहाँ दे दे आपको, यहाँ दे दे बैगनी, यहाँ दे दे आपको पीला, यहाँ दे दे आपको हरा, यहाँ दे दे चांदी रुपाला, चांदी को रुपाला भी कहते हैं, चांदी रुपाला सोना सुनहरा, याद रखिएगा। अब बताइएगा कोई कह दे कि दिए गए कार्बन प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो दिए गए कार्बन प्रतिरोध में क्या है, प्रथम पट्टी में बैगनी है, दूसरा पट्टी में पीला है, तीसरा पट्टी में हरा है, चौथा पट्टी में रुपाला है। तो प्रथम दो पट्टी जो है, प्रथम दो पट्टी को किस में खोजेंगे हम? सार्थक अंक में खोजेंगे। प्रथम दो पट्टी को सार्थक अंक में खोजेंगे तो बैगनी और पीला को किस में खोजेंगे हम? सार्थक अंक में खोजेंगे। तो देखिएगा सार्थक अंक खोजेंगे, बैगनी पीला को सार्थक अंक में खोजेंगे। तो बैगनी का क्या है, कलर कोड सार्थक अंक में 7 है, तो आर का मान निकालेंगे तो बैगनी का 7 लिख दिए। बैगनी का कितना रहा? 7 रहा। अब बताओ बैगनी के बाद क्या है? पीला। पीला कहाँ है? तो पीला कई नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो अब बताइएगा 7 के बाद क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि प्रथम दो पट्टी ए तथा बी, ए बी सी डी मान लीजिए, तो प्रथम दो पट्टी जो है ए बी यानी बैगनी और पीला को किस में खोजे? सार्थक अंक में। तो बैगनी का 7 है तो 7 लिख देना है बस। पीला का कितना है? 4, तो 7 के बाद 4 लिख देना है। तो प्रथम दो पट्टी का कोड हो गया मान। अब क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तीसरी जो पट्टी है वह क्या है? तो तीसरी पट्टी में हरा है, तो तीसरी पट्टी को अब सार्थक अंक में नहीं खोजते हैं, दशमलव गुणांक में खोजते हैं। तो हरा का क्या है? दशमलव गुणांक कितना होगा आपका? 10⁵। इसके बाद क्या? रुपाला। रुपाला में चांदी प्लस माइनस। तो अब बताइएगा यहाँ, तो हरा का क्या है? दशमलव गुणांक में कितना है आपका? 10⁵ देखिएगा यहाँ। अब सार्थक अंक में नहीं खोजेंगे, दशमलव गुणांक में तीसरी पट्टी खोजेंगे। उसके बाद चौथी पट्टी में क्या है? रुपाला है। तो रुपाला का मतलब चांदी, तो इसका कितना है? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस चांदी का कितना है आपका? तो चांदी का यहाँ है प्लस माइनस से 10%। प्लस माइनस क्या है? 10%। अब रहा आपका एक और देख लीजिए, यदि चौथी पट्टी न रखें तो आर का मान यही ओम में रहा, याद रखिएगा। प्रथम दो को सार्थक अंक में रख इसमें खोजे, तीसरा को दशमलव गुणांक में खोजे, चौथा पट्टी को त्रुटि सीमा में खोजे। अगर चौथी पट्टी न हो तो अब यहाँ देखा जाएगा कि जैसे अगर चौथी पट्टी न हो तो त्रुटि सीमा क्या लिख देंगे? ±20%। आपको बताया गया है कि कार्बन प्रतिरोध में कम से कम 3 या 4 पट्टी होगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे दे दिया, कोई कह दिया यहाँ क्या है आपका, यहाँ कोई कह दिया कि हरा है, यहाँ क्या है? उजला है, यहाँ क्या है? पीला है, और चौथा पट्टी न हो तो यहाँ क्या कहिएगा कि चौथा पट्टी न हो तो प्रथम दो पट्टी शुरू से जो इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो प्रथम दो पट्टी को किस में खोजेंगे? सार्थक अंक में। तो अब आर का मान देना है, तो हरा और उजला, हरा और उजला। तो हरा देखिए कहाँ है? हरा क्या है? इसका प्रथम दो पट्टी को सार्थक अंक में खोजेंगे तो हरा का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5। उजला कितना है? उजला सफ़ेद, उजला सफ़ेद, सफ़ेद क्या है? उजला सफ़ेद 9। तो प्रथम दो पट्टी को इसमें खोजे सार्थक अंक में, लेकिन तीसरी पट्टी को दशमलव गुणांक में खोजेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे। और तीसरी पट्टी क्या है? पीला। तो पीला का कितना है?
तो पीला का कितना है, तो पीला का 4 है सार्थक अंक में, लेकिन तीसरी पट्टी है पीला, तो तीसरी पट्टी को इसमें न खोज कर इसमें खोजेंगे। तो दशमलव गुणांक में कितना रहा, 10 के पावर 4। अब प्लस माइनस त्रुटि सीमा, प्लस माइनस का अर्थ रहा कि त्रुटि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए त्रुटि सीमा में प्लस माइनस दोनों रखा गया है। r बराबर 59 गुणे 10 के पावर 4, और चौथी पट्टी तो है ही नहीं है, तो नो कलर। यदि चौथी पट्टी न हो, तो चौथी पट्टी न हो तो त्रुटि सीमा क्या होगा, प्लस माइनस 20% ओम। यही क्या होगा, आपका चौथी पट्टी होगा। अतः इस प्रकार कार्बन प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। कार्बन प्रतिरोध आर रेसिस्टेंस प्रतिरोध है, क्या है 59 में 10 के पावर 4 प्लस माइनस 20% ओम प्रतिरोध है, तो ओम में होगा। यह उच्च मान का प्रतिरोध है, और 10 के पावर 4 कीजिएगा प्लस माइनस 20% हल कीजिएगा, ऐसा ही रहेगा। अब हल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही मान देगा। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो याद रखिएगा, जिसको कोड याद रहेगा वो कार्बन प्रतिरोध को आसानी से निकाल देगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या विद्युत परिपथ में उपयुक्त उच्च मान के प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। कार्बन प्रतिरोध में 4 संकेंद्रीय पट्टी होती है, या कम से कम 3 पट्टी होगा। प्रथम 2 पट्टी सार्थक अंक को बतलाता है, प्रथम 2 पट्टी को सार्थक अंक में खोजिएगा, तीसरी पट्टी को दशमलव गुणांक में खोजिएगा, जबकि चौथी पट्टी को त्रुटि सीमा में खोजिएगा। यदि चौथी पट्टी न हो तो त्रुटि सीमा प्लस माइनस 20% लिख दीजिएगा। तो कार्बन प्रतिरोध समाप्त हुआ। आप लोग ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल भी देखे छोटा, ऐसे बुक में भी दिया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इस सारणी को जरूर याद रखिएगा। याद रखने के लिए एक और टीके देख लीजिएगा। आपको हम बतला रहे हैं कि कलर को कैसे याद रखें, हो सकता है याद करने में प्रॉब्लम हो, तो आप कह सकते हैं, देखिएगा, काला को ब्लैक, ब्लैक का सिंबल बी, भूरा ब्राउन, ब्राउन का सिंबल भी, रेड लाल, रेड, रेड का सिंबल आर, नारंगी ऑरेंज, ऑरेंज का सिंबल ओ, पीला येलो, येलो का सिंबल वाई, हरा ग्रीन, ग्रीन का सिंबल जी, नीला ब्लू, ब्लू का सिंबल भी, बैगनी वायलेट, वायलेट का सिंबल भी, स्लेटी या धूसर ग्रे, ग्रे का जी, सफ़ेद वाइट डब्लू। तो आप इस कलर को याद रखिएगा। याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं हम, एक सेंटेंस याद रखिएगा। बी 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 2 बार, तो बी बी कर लीजिएगा, बी बी, आर ओ वाई राय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, बीबी राय। ऑफ यहाँ लगा दीजिएगा सेंटेंस के लिए, बीबी राय ऑफ। तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, राय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, बीबी राय ऑफ लिख दीजिएगा। सेंटेंस को पूरा करें, बीबी राय ऑफ ग्रेट मान, ग्रेट ब्रिटिशियन, ग्रेट ब्रिटिशियन हैज लिख दीजिएगा आप लोग। सेंटेंस पूरा करें, हैज वेरी गुड वाइफ, यानी बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटिशियन हैज वेरी गुड वाइफ। और देखिए इस कलर को याद रखिए, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटिशियन हैज वेरी गुड वाइफ। सी वियरिंग, वियरिंग क्या पहनी हुई है, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। गोल्डन माने सुनहरा, सिल्वर माने रूपाला, और नेकलेस माने नो कलर। याद रखिएगा, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटिशियन हैज वेरी गुड वाइफ, सी वियरिंग वेरी गुड वाइफ। तो आपको हम बतला रहे हैं कलर याद रखने के लिए, और 0 से शुरू कर दीजिएगा। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटिशियन 0 से यहाँ शुरू कर दीजिएगा 9 तक। तो आप कलर कोड नहीं भूलिएगा, हम लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। आप आसानी से बोल सकते हैं इसे, देखिएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटिशियन हैज वेरी गुड वाइफ, सी वियरिंग गोल्डन सिल्वर एंड नेकलेस। ध्यान रखिएगा,
बी कलर है, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो हो गया, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से। अब बताइएगा इसके बाद ऑफ सेंटेंस के लिए, ठीक है, ग्रेट। ग्रेट में अब केवल जी है, तो जी क्या है, येलो के बाद देखिएगा, येलो के बाद आपका जी क्या है, यहाँ ग्रीन है, तो जी ही केवल है, ग्रेट इसको याद रखने के लिए बनाया गया। फिर ग्रीन के बाद क्या है, ब्लू है, बी, बी कलर है, कलर के पास अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये क्या है, पांचों कलर है, रेड ऑरेंज येलो भी कलर है, ब्लैक ब्राउन भी कलर है। यहाँ ग्रेट में केवल जी ग्रीन कलर है, ब्रिटिश में केवल बी ब्लू कलर है सेंटेंस के लिए। वेरी में भी क्या है, वायलेट, भी केवल वायलेट कलर बैगनी है, जी ग्रे स्लेटी है, और डब्लू क्या है, वाइफ वाइट है, वाइफ क्या है, वाइट है। आ सी वेयरिंग गोल्डन सिल्वर एंड नेकलेस। तो गोल्डन के लिए आपको क्या है, त्रुटि सीमा है +-5%, सिल्वर के लिए +-10%, और क्या है आपका नेकलेस नो कलर के लिए +- अगर नो कलर चौथी पट्टी ना हो। तो ये तो आप जानते हैं कि गोल्डन सिल्वर नेकलेस ही चौथी पट्टी में हो सकता है, ठीक है। नेकलेस में नो कलर नहीं, अगर कलर ना हो तो त्रुटि सीमा +-20%। और समय बेबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटिशियन हैज वेरी गुड वाइफ, सी वेयरिंग गोल्डन सिल्वर एंड नेकलेस। याद रखने के लिए, कलर कोड याद रखने के लिए सेंटेंस को बनाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन में पहला है कि श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तथा दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन, जिसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्रतिरोध के सिंबल तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इस तरह सेल को हम ऐसे दिखाएं, कैपेसिटर को हम ऐसे दिखाएं, सेल को ऐसे दिखाएं, उसी प्रकार रेसिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है। रेसिस्टेंस धारा प्रवाह में विरोध करने वाला प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहलाता है। अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो 2 प्रकार से किया जाता है। तो यह क्या है आपका, यही रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो इसका संयोजन सर्किट में परिपथ में 2 प्रकार से जो आता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कहेंगे कि पहला प्रतिरोध, तो प्रतिरोधों का संयोजन में पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब इस स्थिति में कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ कहेंगे हम कि क्या है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसे प्रतिरोध है, ऐसे ही प्रतिरोध है, ऐसे ही प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है आपके सामने है। तो पहला प्रतिरोध का पहला सिरा ही है, दूसरा सिरा ही है, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा ही, दूसरा सिरा ही, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा ही, दूसरा सिरा ही। एगो प्रतिरोध में 2 सिरा, एगो पहला एगो दूसरा। तो अब देखिएगा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, पहला प्रतिरोध का दूसरा आई वाला है और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के, तीसरा प्रतिरोध है 1 2 3, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो कहिएगा कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा
दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ प्रतिरोध 3 बना दिए। मान लीजिए कि पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। तो पहला प्रतिरोध का दूसरा, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा ही है, दूसरा सिरा ही है। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे हम? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इनके बीच क्या है, हम सेल या बैटरी से जोड़ दिए। तो अब देखिएगा, यहाँ मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तीन प्रतिरोधक, इनके प्रतिरोध R1 R2 तथा क्या है R3 है, R1 R2 तथा R3 है, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा समान जाएगा। सेल से जो धारा निकलेगा, जो करंट R1 से गुजरेगा वही करंट R2 से गुजरेगा, वही करंट R3 से गुजरेगा, लेकिन इनके सिरों के बीच विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कहिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, परंतु धारा क्या है, प्रत्येक क्या है प्रतिरोध से, रेसिस्टेंस से क्या होता है, समान गुजरता है। तो अब आपको बताएंगे हम। तो याद रखिएगा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे हम? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब आपको बताएंगे हम कि इस संयोजन में, माने श्रेणी क्रम संयोजन में, इस संयोजन का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन माना कि 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना कि 3 प्रतिरोध है R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना कि 3 पदों R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान होता है, जबकि प्रत्येक के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो क्या कहिएगा यहाँ कि श्रेणी क्रम संयोजन है। माना कि 3 प्रतिरोध जिनका मान R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से होकर गुजरने वाला धारा का मान समान होगा। माने 5 एम्पीयर इससे गुजरेगा तो 5 एम्पीयर इससे भी, 5 एम्पीयर इससे भी।
परंतु इनके बीच का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मान लीजिए R1 रहा, ये क्या रहा आपका R2 रहा, ये क्या रहा आपका R3 रहा। 3 प्रतिरोध है, इनके सिरों के बीच यहाँ विभवांतर V1 है, इसके बाद यहाँ विभवांतर क्या है V2 है, यहाँ विभवांतर क्या है आपका V3 है। तो कहिएगा कि माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन में प्रत्येक से जाने वाला जो करंट होगा I इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा। इन तीनों प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में समान करंट I पास करेगा, लेकिन इन प्रतिरोध के सिरों के बीच जो है विभवांतर V1 V2 V3 क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ कहिएगा विभवांतर जो है V1 V2 और V3 क्या है, तीनों से अलग अलग है। अब हम क्या कहेंगे, परिणामी विभव। कौन विभव, परिणामी विभव V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 निकालेंगे यहाँ। तो अब देखिएगा यहाँ तो धारा समान है, लेकिन क्या है विभवांतर जो है क्या है अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विभव क्या निकालेंगे, परिणाम तो बीच विभवांतर क्या है भिन्न भिन्न होता है। अर्थात यदि इनका विभवांतर यदि इनका विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा R1 R2 R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इनके बीच इनके सिरों के बीच इन प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, विभवांतर भिन्न क्रमशः V1 V2 तथा V3 हो तो परिणामी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल परिणामी विभव क्या होगा आपका, तो परिणामी विभव V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बताइएगा क्या हुआ, तो परिणामी V बराबर क्या होगा R1। तो पहला प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा V1 इक्वल टू क्या होगा R1। तो यहाँ लिख देंगे परिणामी विभव V इक्वल टू V1 के बदले क्या लिखेंगे R1, क्योंकि धारा तो सबके लिए समान होता है। जो धारा इससे जाएगा वही धारा इससे भी जाएगा, वही धारा क्या है आपका R2 रहा, ये क्या रहा था R3 था। तो अब बताएगा V1 बराबर क्या होगा R1 ओम के नियम से। दूसरा क्या होगा V2 बराबर क्या होगा, तो V बराबर IR, तो I तो समान है IR2। V3 बराबर क्या होगा IR3। यदि तुल्य प्रतिरोध का मान R हो तो V बराबर क्या होगा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR इक्वल टू I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या I से I कट गया, क्या बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या रहा आपका, ये क्या रहा तुल्य प्रतिरोध का मान रहा श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तो तुल्य प्रतिरोध का अर्थ रहा कि तीनों प्रतिरोध के बदले एक प्रतिरोध को रखा जाए जो तीनों प्रतिरोध के बराबर काम करे, उसे क्या कहेंगे हम तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध का मान है पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3 है, और एक ऐसा प्रतिरोध जो तीनों के बराबर काम करे तो उस प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, जिसको R से लिखे हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस श्रेणी क्रम में। NCERT में का एक क्वेश्चन बतला रहे हम, श्रेणी क्रम संयोजन में रेसिस्टेंस के श्रेणी क्रम संयोजन में
1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? यदि प्रतिरोधक का संयोजन नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव ज्ञात करें। तो माने 3 प्रतिरोध है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3। अब बताइए R1 का मान कितना है 1 ओम, R2 का मान 2 ओम, R3 का मान कितना है 3 ओम। अब इसको 12 वोल्ट के बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो अब बताइएगा कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध तो अभी निकाले श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या होगा? R1 का मान कितना है 1, R2 का मान 2, R3 का मान कितना है 3, 1 2 3 6 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध 6 ओम रहा। अब क्या निकाल देंगे हम? अब V का मान कितना है 12 वोल्ट है। तो अब क्या कहेंगे? परिपथ से प्रवाही धारा V का मान कितना है 12 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट की एक बैटरी से। तो यहाँ लिखेंगे हम परिपथ से प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा क्या होगा आपका? धारा I इजकल टू क्या होता है? तो V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या होता है? V बाई आर। V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाई आर। I V का मान कितना है? तो V का मान कितना है आपका? देखें यहाँ V का मान है 12 वोल्ट और R का मान है 6। तुल्य प्रतिरोध का मान 6 है, V का मान 12, 6 दूना के 12। I बराबर कितना होगा आपका? 2 एम्पियर। तो I का मान क्या रहा आपका? 2 एम्पियर। किसका मान है आपका? I का मान है। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से 1 प्लस 2 प्लस 3 R इजकल टू 6 ओम। परिपथ से प्रवाही धारा I इजकल टू I बराबर V बाई R, I इजकल टू 12 बाई 6 इजकल टू क्या रहा आपका? 2 एम्पियर। क्या है आपका? विद्युत धारा का मान है 2 एम्पियर। इस सेल से क्या है? धारा निकलेगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर विभव ज्ञात करना है। तो अब बताइएगा, जब धारा मालूम है, धारा सबके लिए समान है, R मालूम है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पहला प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। पहला R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? अब आप जानते हैं V1 इजकल टू क्या होगा? I R1। I का मान कितना है? वहाँ से 2 एम्पियर। R1 का मान कितना है? R1 का मान कितना है? 1। तो V1 बराबर क्या रहा? 2 वोल्ट। अब देखिए R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभव बीच क्या है? विभव पूछ जो रहा है विभव क्या है यहाँ? तो क्या होगा? V2 बराबर I R2। अब I का मान 2 एम्पियर। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। और R2 का मान कितना है? R2 का मान कितना है? R2 का मान 2 दूना के 4 वोल्ट। तो V1 पहला प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव 2 वोल्ट, दूसरा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव क्या है? 4 वोल्ट। अब क्या निकाल लेंगे हम? तीसरा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव क्या होगा? तो यहाँ ले तीसरा प्रतिरोध है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम तीसरा प्रतिरोध है के सिरों के बीच विभव क्या रहा आपका? विभव V इजकल टू क्या रहा? तो क्या कहिएगा? I R3, I का मान 2, R3 का मान कितना है? R3 का मान 3 ओम। 3 कितना रहा? 6 वोल्ट। तो अब देखिएगा ये V3 तीसरा का रहा। तो पहला का 2 वोल्ट, दूसरा का 4 वोल्ट और तीसरा का 6 वोल्ट, तीनों को मिला के 12 वोल्ट हो गया कि नहीं? अतः क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकला? विभव निकला। अब पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या कहिएगा? प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा अलग दूसरे बिंदु पर हो, तो इस प्रकार के संयोजन को
समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो माना कि 3 प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है, जिनको क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R1 R2 तथा R3 है जिसको किस में जोड़ा गया, जिसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ देखिएगा, यही अगर ऐसे जोड़ते हैं हम, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहला से दूसरा का दूसरा सिरा, तीसरे के पहला, यह श्रेणी क्रम संयोजन है। और यहाँ क्या है, सभी प्रतिरोध का फर्स्ट सिरा यहाँ इस बिंदु पर और सभी प्रतिरोध का सेकंड सिरा इस बिंदु पर है। तो कहेंगे समानांतर क्रम संयोजन में कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा अलग किसी दूसरे बिंदु पर हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे हम, समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो कहिएगा कि ऐसे मान लो तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा ए पर है, दूसरा सिरा बी पर है, तो कहिएगा समानांतर क्रम संयोजन में कि सभी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा ए बिंदु पर तथा दूसरा सिरा बी बिंदु पर हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। या समानांतर क्रम वैसा संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों का फर्स्ट सिरा एक बिंदु पर तथा सेकंड सिरा अलग दूसरे बिंदु पर हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिएगा, समानांतर क्रम संयोजन में धारा बढ़ जाता है और विभव क्या होता है, सेम होता है। सेल से जो धारा मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से I सेल धारा दे रहा है, तो माना कि R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है जिसे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है और इनके सिरों से एक सेल या बैटरी को जोड़ा गया है जिससे I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब इस स्थिति में इसमें जो करंट होगा आपका, सपोज दैट I1 करंट है, इसमें जो करंट है मान लीजिए सपोज दैट I2 है, इसमें जो करंट है वो सपोज दैट कितना है, I3 प्रवाहित हो रहा है। तो कहेंगे हम कि इसमें I1, इसमें I2 था, इसमें I3 करंट क्या है, प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है। I/3 जगह I1 I2 I3 में, यानी समानांतर क्रम में धारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है परंतु विभव समान होता है। अगर इसका विभव V है तो इसके सिरों के बीच विभव सब A और BA पर है, अतः इनके बीच क्या होगा, विभव पहला प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभव होगा वही दूसरा का विभव होगा, वही तीसरा का होगा। श्रेणी में इसके उल्टा था, विभव अलग अलग था, धारा समान था श्रेणी क्रम संयोजन में। लेकिन समानांतर क्रम संयोजन में क्या है, धारा अलग अलग है, विभव समान है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि माना कि तीन प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है क्रमशः R1 R2 तथा R3 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना कि तीन प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन में प्रत्येक के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभव समान होगा परंतु धारा भिन्न होगा। तो विभव क्या है, भी समान होगा परंतु धारा क्या होगा, भिन्न होगा। ये धारा क्रमशः I1 I2 तथा I3 है। तो याद रखिएगा, समानांतर क्रम में धारा बढ़ जाता है और विभव जो होता है वह समान होता है और धारा जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
अब क्या कहेंगे परिणामी धारा। तो परिणामी धारा जो आई है I1 I2 I3 के बराबर होगा। तो अब यहाँ क्या निकालेंगे हम, तो याद रखिएगा समानांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव भी समान, परंतु इसमें जो धारा जाता है वो बढ़ जाता है। आई जो धारा ए पर पहुंचा 3 जगह बढ़ा, पहला प्रतिरोध में I1, दूसरा प्रतिरोध में I2, तीसरा प्रतिरोध में I3। तो अब क्या निकालेंगे हम, परिणामी धारा। तो यहाँ लिखेंगे हम कौन धारा, परिणामी धारा, परिणामी धारा। तो परिणामी धारा क्या होगा आपका, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बताइएगा तो I1 इजकल टू क्या होगा V/R1, I2 इजकल टू क्या होगा V/R2, I3 इजकल टू क्या होगा V/R3, क्योंकि V बराबर I है तो परिणामी धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 में अलग अलग धारा है, इसलिए इसमें परिणामी धारा निकालें। जबकि क्या है श्रेणी में क्या है अलग अलग विभव था तो उसमें परिणामी विभव निकालें। तो इसमें क्या है परिणामी धारा, यदि तुल्य प्रतिरोध का मतलब इन तीनों के बदला, यदि तुल्य प्रतिरोध है यदि तुल्य प्रतिरोध है R हो तो अब तो I बराबर क्या होगा V/R, क्योंकि विभव तो सबका समान होता है भी, इसीलिए V1 V2 V3 नहीं लिखा गया, क्योंकि विभव क्या होता है समान होता है। V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब क्या है V कॉमन ले लीजिएगा V/R, यहाँ V कॉमन लीजिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट गया, 1/R इजकल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 नीचे में लिखा गया। यही तुल्य प्रतिरोध है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 10 को रहे तो इसे 1/R4 1/R5 ऐसे करके हम लिख लेंगे। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में डायरेक्ट होता है जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या है विविध क्रम में जुड़े हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 ऐसे लिखेंगे इन तक। तो इस समानांतर क्रम संयोजन रहा। समानांतर क्रम संयोजन में एक प्रॉब्लम दे लीजिएगा, NCERT का है 2 नंबर, कि 2 ओम 4 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। A नंबर। B नंबर, यदि इस संयोजन को नगण्य प्रतिरोध वाली 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालें। तो 3 गो प्रतिरोध है, पहला जो आपका प्रतिरोध है ऐसे पहला है, दूसरा है क्या आपका तीसरा है, और 3 प्रतिरोध जो है पहला प्रतिरोध क्या रहा आपका 2 ओम, दूसरा क्या रहा 4 ओम, तीसरा क्या रहा यहाँ 5 ओम, यहाँ क्या रहा A है, E क्या है आपका B है। अब बताइएगा इनके संयोजन को कितने वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाए, यहाँ 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाए। A नंबर में पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध। आप जानते हैं तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है आपको मालूम है 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 का मान 2 ओम 4 ओम 5 ओम, पहला 2 ओम 4 ओम 2 4 5। एलसीएम क्या होगा आपका, तो एलसीएम क्या होगा यहाँ 20 क्या रहा 10, 2 से 20 में भाग देंगे 10 में 1 से गुणा किया 10, 4 5 20, 5 में 1 से गुणा किया 5, 5 चौका 20, 4 में 1 से 4, 10 5 15 4 19/20, यानी 1/R का मान रहा 19/20। R का मान क्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा 20/19। अब बताइए तुल्य प्रतिरोध का मान निकला। अब क्या पूछ रहा है कि यदि संयोजन के नगण्य प्रतिरोध 20 वोल्ट का बैटरी से जोड़ा जाता है प्रत्येक से धारा, तो इससे माने धारा I1 निकला, इससे I2 निकला, इससे क्या निकला I3 निकला। और तो विभव तो सबके लिए समान होगा 20 वोल्ट, तो इसमें भी 20 वोल्ट, इसमें भी 20 वोल्ट, इसमें भी वोल्ट। करंट अलग अलग है, रेसिस्टेंस यहाँ अलग अलग दिया है, तो A नंबर का जवाब हो गया। B नंबर के जवाब में देखिएगा तो तुल्य प्रतिरोध तो आपको निकल गया 20/19 याद रखिएगा। अब क्या है B नंबर के जवाब में कि यहाँ पहला प्रतिरोध से धारा, पहला प्रतिरोध से धारा क्या लिखेंगे I1 इजकल टू V/R1
क्योंकि विभव समानांतर क्रम में समान होता है। जो 20 वोल्ट है सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। I1 इक्वल टू V 20, R1 का मान कितना है 20/19। अब क्या उलट जाएगा, I1 इक्वल टू कितना रहा आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 20/19, 19 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 20 से 20 कट गया, 19 एम्पियर I1 के मान रहा। अब यहाँ एक के I1 का मान रहा, I निकाल सकते हैं यहाँ R बराबर 20 तुल्य। यहाँ पूछ रहा कि यदि इस संयोजन को नगण्य पुल में 20 वोल्ट वाले बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है। तो अब बताइएगा R1 का मान क्या है, निकाल लेंगे। यहाँ R1 का मान दिया है, सॉरी यहाँ देखिएगा R1 का मान कितना है आपका, R1 का मान 2 ओम है, कितना रहा आपका 10 एम्पियर पहला रहा। अब देखिएगा दूसरा क्या रहा आपका, दूसरा प्रतिरोध से धारा क्या होगा, I2 बराबर V/R2। V का मान कितना है, V का मान 20 वोल्ट तो सबके लिए है। R2 का मान कितना है 4 5 5 एम्पियर। अब क्या होगा, तीसरा प्रतिरोध, तो तीसरा प्रतिरोध से धारा क्या होगा, I3 बराबर V/R3। V का मान कितना है आपका 20 वोल्ट, R3 का मान कितना है आपका 5, कितना रहा 5 का 20, 4 एम्पियर। तो पहला से जाने वाली धारा कितना है आपका 10 एम्पियर, दूसरा से 5 एम्पियर, तीसरा से 4 एम्पियर। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान है।